नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख आपके 26 डैश डैश को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो जो 26 नवंबर 1949 को आपके हमारे जो संविधान है इसको आपके अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो हमारा जो संविधान था ये आपके 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था। और उस समय जो हमारी वस्तु स्थिति थी आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी। क्योंकि जो पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्म निरपेक्ष शब्द है इसको आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 तक हमारी जो उद्देशिका थी इसके अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। जबकि समाजवादी शब्द पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द आपके 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत की जो संवैधानिक स्थिति थी आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत प्रतिबिंबित होता है ये आपके संविधान की जो प्रस्तावना या संविधान की जो उद्देशिका है उसमें प्रतिबिंबित होता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये जो उद्देशिका थी आपके 1946 में आपके संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया गया था। और इस उद्देशिका को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। जो मूल अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है। और संविधान के जो भाग 3 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें आपके मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जो मूल कर्तव्य आपके रशिया के संविधान से लिए गए हैं। और ये आपके संविधान के भाग 4 क में शामिल है। और आर्टिकल 51A में ये शामिल है। और जो मूल अधिकार ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो जो भारत के संविधान के जो निर्माताओं का जो मत या मन मस्तिष्क जो देखने को मिलेगा ये आपके उद्देशिका के प्रतिबिंब में देखने को मिलता है। और संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। और संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों और आदर्शों को प्रदर्शित करने वाला भी हमारी प्रस्तावना ही है। और संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों और आदर्शों को भी ये प्रदर्शित करती है। और प्रस्तावना ने देश की जो नियति का जो आकार देने में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और 13 दिसंबर 1946 को आपके संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देशिका थी इसको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था। और इसको चेंज करके आपके संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का जो मस्तिष्क परिलक्षित होता है यह आपके प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 क में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समता समानता और भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो जो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 5 तरह की तो आपके सॉरी हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 3 तरह की तो न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। और 2 तरह की समानता की बात की गई है प्रतिष्ठा और अवसर की। और एक आपके बंधुत्व की बात की गई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा क्योंकि 3 तो आपके न्याय की बात है।
5 आपके स्वतंत्रता की बात है, 2 आपकी समानता की बात है, 1 आपके बंधुता या भ्रातृत्व की बात है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो के सिलसिले में जो सही क्रम है आपके सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र का सही क्रम है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे ये आपके हमारे मूल संविधान में नहीं थे, और इसको आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद हमारी जो प्रस्तावना बनी थी इसका जो क्रम बनता है ये आपके सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का क्रम बनता है। संविधान में जो उल्लेखित शब्द है ये आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित सही क्रम कौन सा है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का जो सही क्रम है ये आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सही क्रम है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत की प्रस्तावना में भारत को आपके एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र शब्द की जगह आपके धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान में आपके पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि आपके धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों में विचार करें और इनको सही शब्दों को विचारानुसार क्रम से बताइए। तो इसमें सबसे पहले आपका सार्वभौमिक शब्द आएगा, उसके बाद आपका समाजवादी शब्द आएगा, उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द आएगा, और उसके बाद आपका लोकतांत्रिक शब्द आएगा, प्रजातांत्रिक शब्द आएगा। प्रजातांत्रिक शब्द तो हमारे संविधान में है ही नहीं, इसकी जगह आपके लोकतांत्रिक शब्द है। तो इसमें अगर सही क्रम से इसको सजाने की कोशिश करेंगे तो सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, यानी जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही क्रम बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था ये आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपके 1976 में हुआ था, और इसके माध्यम से आपके समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों को जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि में कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो जो भारत की जो प्रस्तावना है ये भारत को आपके एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मौलिक अधिकार है आपके यूएसए से लिए गए हैं। जो संविधान की जो नई अनुसूची है इसको आपके 1951 में संविधान के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, और ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, और इसका जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो 1975 तक हमारे जो संविधान में बंधुत्व शब्द भी शामिल था, संप्रभु शब्द भी शामिल था, समानता शब्द भी शामिल थे, लेकिन जो अखंडता शब्द है ये आपके हमारे संविधान में 1975 तक शामिल नहीं था, क्योंकि इसको आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो शब्दों को जोड़ा गया था, आपके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था।
ग्राम स्वराज्य हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है ये आपके मूल संविधान में था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर, क्योंकि समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द आपसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में पूछा गया, और इसमें से आपके सामने 4 कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बनी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो हमारी जो प्रस्तावना है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी, और इसी में थोड़ा बहुत संशोधन करके हमारे संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। आप ये इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हमें न्याय दे दीजिए। तो ये भी कथन ठीक है, क्योंकि न्याय योग्य नहीं, इसमें आप इसको आप में कानून के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसमें इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो हमारी जो प्रस्तावना है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, बल्कि आपके 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन भी किया गया था। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यो रद्द नहीं कर सकता है। तो चौथा कथन भी ठीक है, जो प्रस्तावना है ये आपके विशिष्ट प्रावधानों को यो रद्द नहीं कर सकता है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रस्तावना थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। और ये जो उद्देशिका थी इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके इस हमारे संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। और ये आपकी न्याय योग्य नहीं है, और न ही हमारे ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकती है। और 1973 का जो केशवानंद भारती मामला आया था, इसमें कहा था केशवानंद मामले में कि ये संविधान का भाग है, और उद्देशिका का उपयोग आपके संविधान को अस्पष्ट इस अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। और उद्देशिका में आपके संशोधन भी संभव है, क्योंकि आपके 1976 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें आपके समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, और इसका उपयोग आपके भ्रम को दूर करने के लिए किया जा सकता है। और उद्देशिका का उपयोग आपके निष्कर्ष में समर्थ देने में किया जा सकता है, और संविधान के मूल ढांचे को कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की जो प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है, इसको यह लागू नहीं किया जा सकता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे। जो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, और उस समय हमारे जो प्रस्तावना में जो शामिल नहीं थे, ये आपके गणतंत्र शब्द तो शामिल था, विश्वसनीय शब्द भी शामिल नहीं था, गैर धार्मिक शब्द भी शामिल नहीं था, और समाजवादी शब्द भी शामिल नहीं था। इस वजह से जो इसमें गणतंत्र को हटा के बाकी शब्द शामिल नहीं थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को हमारे संविधान को लागू किया गया था, और इसमें जो मूल प्रस्तावना में हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रम गणराज्य की बात की गई थी, और इसमें आपके 1976 में संशोधन करके आपके समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। और इसी 1976 में ही आपके राष्ट्र की एकता के लिए आपके राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो जो समाजवादी शब्द है उद्देशिका में आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे। तो 1949 के समय जो प्रस्तावना में क्या क्या शब्द शामिल थे, तो इसमें आपके शामिल नहीं थे। तो समाजवादी शब्द भी शामिल नहीं था, क्योंकि इसको आपके 1976 में ऐड किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द भी शामिल नहीं था, क्योंकि इसको भी आपके 1976 में जोड़ा गया था। और न ही आपका अखंडता शब्द था, इसको भी आपके 1976 में शामिल किया गया था। लेकिन जो गणराज्य शब्द है ये आपके मूल संविधान में था, या मूल प्रस्तावना में था। तो इसमें जो
ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपके समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया था। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। यानी ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है सभी नागरिकों के लिए आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और अवसर की समानता की बात करता है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की बात करता है। तो इसमें सारे जो समाज की सामाजिक आर्थिक न्याय की भी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा की बात करता है। तो सारी बातें हमारी प्रस्तावना में की जाती है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जो तीन तरह की न्याय की बात होती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। पांच तरह की स्वतंत्रता की बात होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और दो समानता की बात होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और एक आपकी व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए, कथन और कारण दिया गया, और आपको बताना कि कौन से कथन सही है, कारण गलत है, या सही गलत कौन है, क्या कैसा है। कथन कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। कारण कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है आपके हम भारत के लोगों से, भारत के लोगों के शब्दों से शुरू होती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, या भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।